नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस और कोविड पैंडेमिक से जुड़ी खास खबरों के बारे में बताते हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कोविड महामारी के दौरान कोविड की जगह कई जगह लोगों को टाइफॉइड का डायग्नोसिस मिल रहा है, उनका गलत डायग्नोसिस हो रहा है, उनका टेस्ट तक हो जा रहा है और उसके बाद उनका इलाज शुरू हो जा रहा है टाइफॉइड का, जबकि उनको दिक्कत है कोविड की। ऐसे में इलाज में देरी हो रही है और लोगों की मौत हो रही है। आपको बताएं, अक्सर जो शुरुआती सिम्टम होता है टाइफॉइड का, उसमें सर्दी लगती है, हल्की सूखी खांसी होती है और उसके बाद बुखार आता है। ऐसे में जो लक्षण हैं उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन और असमंजस होने की वजह से और कोविड के टेस्ट की गांव देहातों में कमी होने की वजह से लोग अक्सर टाइफॉइड का टेस्ट करा देते हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है लोगों पर और क्यों ये असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति गिलाडा जुड़ गई हैं, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर लोकेश तिवारी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एम्स पटना के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तिवारी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि झारखंड, बिहार, यहां तक कि कुछ खबरें मध्य प्रदेश से भी आई। पंजाब में तो स्वास्थ्य मंत्री ने माना भी कि लोग गलत फहमी हो रही है उनको, वो कोविड को टाइफॉइड समझ ले रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और कौन सी प्रोफाइल है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि शहरों में नहीं देख रहे हैं हमें। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाए। कई बार ये होता है कि टाइफॉइड के कुछ लक्षण, जैसे बुखार आना, लगातार बुखार रहना, या पेशेंट का कुछ बहुत कम खाना, भूख कम हो जाना, सुस्ती होना, शरीर में बदन दर्द होना, ये सारी चीज़ें टाइफॉइड में भी होती हैं। लेकिन जब पेंडेमिक चल रहा हो, जिस समय पे महामारी चल रही हो, तो किसी भी बीमारी को जांचने से पहले या उसको कंसीडर करने से पहले ये जरूरी है कि जो महामारी है उसको पहले सोचा जाए। ये लक्षणों की समानता के कारण कई बार हम बहुत सारे दूसरे टेस्ट भी पेशेंट को लिख देते हैं, जैसे कि विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टाइफॉइड को जांच करने का एक बहुत पुराना टेस्ट है, जो बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है और रूटीन प्रैक्टिस में भी किया जाता है। लेकिन विडाल टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ही कम है और कई बार किसी भी बीमारी में विडाल टेस्ट जांच के लिए भेजने पे वो पॉजिटिव आ सकता है और उसके पॉजिटिव आने की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये बीमारी टाइफॉइड तो नहीं। और इस समय ये कंफ्यूजन कई बार भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये बीमारी टाइफॉइड तो नहीं के सवाल के जवाब में विडाल टेस्ट पॉजिटिव होने पर लोग टाइफॉइड का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और उसकी वजह से कोरोना के जो जानलेवा लक्षण हैं वो कई बार मास्क हो सकते हैं। उस मास्क और हमें एक सूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बीमारी का इलाज तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जहां पे कोविड की जांच होने में देर होती है या करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर इजी वे आउट के चलते विडाल टेस्ट या और कई टेस्ट किए जाते हैं। जैसे काउंट का सीबीसी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, उसमें न्यूट्रोफिल्स की काउंटिंग देखी जाती है और टाइफॉइड में भी न्यूट्रोफिल की काउंटिंग थोड़ी लोअर साइड में रह सकती है। इसके चलते, इस तरह की चीजों के चलते ये असमंजस की स्थिति बन जाती है। लेकिन मैसेज ये है कि जब महामारी चल रही हो तो किसी भी दूसरी बीमारी को डायग्नोसिस बनाने से पहले महामारी को पहले सोचा जाए, कोविड को पहले समझा जाए। जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी को आगे थोड़ा ले जाते हुए डॉक्टर तृप्ति आपसे पूछना चाहूंगी कि महामारी है तो पहली बात जो सबके दिमाग में आती है कि एक खांसी भी आए कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया आज के दिन में। तो डॉक्टरों से ऐसी गलती या वहां पे जो भी हेल्थ प्रैक्टिशनर है इन इलाकों में, उनसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? दूसरा ये कि क्या
केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है, मैसेजिंग या मेडिकल प्रोटोकॉल को लेकर के बताया जाए ताकि ऐसी गलतियां न हो? तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये जो टाइफॉइड का डायग्नोसिस हो रहा है ये विडाल टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है, और जैसे भी डॉक्टर ने बताया विडाल टेस्ट काफी उसका सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो क्या हो रहा है कि जब विडाल टेस्ट करते हैं उसका लेवल, हम जो पॉजिटिव बोलने के लिए जो लेवल होता है हम 320 160 उसके ऊपर कभी पॉजिटिव बोलते हैं, और जो यहाँ हो रहा है यहाँ 40 और 80 पे उसको पॉजिटिव बोला जाता है। तो ये जो गाइडलाइन है कि विडाल को कब पॉजिटिव बोला जाए, आई थिंक कि अगर केंद्र से आएगा, डॉक्टर्स और लैब्स में अगर इसका अवेयरनेस बढ़ेगा तो उनको पता चलेगा कि ये जो सब विडाल हम पॉजिटिव बोले जा रहे हैं वो विडाल नेगेटिव है टेक्निकली। और दूसरी बात ये समझ के चले कि आज के तारीख में जो बुखार या खांसी दिखे उसका सबसे पहला डायग्नोसिस कोविड ही हो। आप बाकी जो भी डायग्नोसिस हो उसकी बात करें, पर पेशेंट का ये समझ के इलाज करें कि इसका डायग्नोसिस बाद में कुछ और निकले, इसको हम कोविड जैसा मैनेज करना है। जब हम ये सोचेंगे तो हमारा आइसोलेशन प्रैक्टिसेस बराबर होंगे, उनका मॉनिटरिंग बराबर होगा। जैसे हम जानते हैं कि टाइफॉइड में हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर नहीं करते क्योंकि टाइफॉइड में निमोनिया नहीं होता, पर कोविड में निमोनिया होता है, और कोविड में ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वही एक तरीका है हमें जो पता चल सकता है कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं। तो बुखार कोई भी हो ऑक्सीजन मॉनिटर करना ही है। और जो बिना काम की दवाइयां देते हैं हम ये समझ के कि शायद मलेरिया होगा, शायद टाइफॉइड होगा, इस वजह से लोगों को लगना चालू होता है कि हमें कोविड नहीं है, हमें मलेरिया या टाइफॉइड है, तो हम ना बीमारी किसी को फैलाने वाले हैं ना हमको कुछ और करने की। बिल्कुल, तो वो मैसेजिंग से हमारे हम डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स से अगर सही मैसेज जाएगा तो जो काफी डैमेज है वो प्रिवेंट बिल्कुल बहुत अहम हो जाता है। ये आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही करते हैं कि लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसे सबसे पहले कोरोना का टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस वक्त वही महामारी चारों तरफ फैली हुई है, उसे गलती से टाइफॉइड ना समझ ले। इसी पर हमने चर्चा कुछ देर पहले की अमेरिका के डॉक्टर फहीम यूनुस हैं जो कि प्रमुख हैं संक्रामक रोग यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, अमेरिका से उनसे बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे ही देश में नहीं हो रहा, कुछ और देशों में भी हो रहा है। जी, ये बाकी एशियन कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है, और उसकी मेरा ख्याल है कि एक वजह सिर्फ यह है कि डॉक्टर्स आमतौर पे गलत टेस्ट करते हैं तशखीस करने के लिए। एक पुराना टेस्ट है एंटीबॉडीज का जिसको विडॉल टेस्ट बोलते हैं, उसको अब कोई नहीं करता टाइफॉइड की तशखीस के लिए क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव बहुत केसेस में होता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप 100 लोगों में वो टेस्ट करें और 10 में वो पॉजिटिव आए लेकिन उन 10 लोगों को टाइफॉइड ना हो। लेकिन अगर वो टेस्ट आप करेंगे किसी को जिसको बुखार है या पेट खराब है या गला खराब है, तो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव आए जिसकी वजह से ये लगे कि शायद इस शख्स को टाइफॉइड है, हालांकि उनको कोविड है। तो इस वक्त चूंकि एक बहुत बड़ी आउटब्रेक चल रही है इंडिया में, किसी भी शख्स को अगर खांसी, नजला, बुखार और पेट की शिकायत हो, पेट दर्द की या उल्टी की, तो पहला, दूसरा और तीसरा डायग्नोसिस उसका कोविड ही है, अनलेस के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो कि कोई और डायग्नोसिस उसका बने। तो इसलिए विडॉल टेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है उससे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। सुन लीजिए, आपको तीन बड़े डॉक्टरों ने ये बात समझा दी है। उम्मीद करते हैं ये गलती नहीं अब आगे होंगी लोगों से। चलिए अब एक और अहम मुद्दे पर बात करते हैं, वो है आइवरमेक्टिन दवा। जिन लोगों को कोविड के बारे में जानकारी है, जो इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, उन्हें इस दवा के बारे में जरूर पता होगा क्योंकि इस दवा को गोवा में अब इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के कई लोग अपना डाउट जाहिर कर चुके हैं, अपना शक जाहिर कर चुके हैं कि ये काम करती भी है कि नहीं करती है। ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल न सिर्फ इलाज के लिए हो रहा है बल्कि इसलिए भी किया जा रहा है कि अगर मेरे आसपास किसी को कोरोना हुआ है तो मैं इसे खा लूं ताकि मुझे कोरोना ना हो। लेकिन क्या ये कारगर है, इस पर सवाल पूछ रहे हैं हम, और हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग जो कि मेंबर है लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। हमने डॉक्टर फहीम यूनुस से भी बात की है, उनसे उनका सवाल बाद में लेंगे, पहले आपसे चर्चा शुरू कर देते हैं। डॉक्टर गर्ग, ये बताइए कि इतना कंफ्यूजन क्यों है इस ड्रग को लेकर?
क्या इसका इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ जगह इसको माना जा रहा है कि ये कारगर है, कुछ जगह नहीं माना जा रहा है, क्यों ऐसा कंफ्यूजन है? बेसिकली आइवरमेक्टिन जो है ये बहुत ही पुरानी दवाई है। इसको हमने बहुत सारे डिजीजेस के लिए यूज किया, जैसे कि बहुत पुरानी वायरल इन्फेक्शन, डेंगू, जीका फीवर, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर वगैरह के लिए, और अब हम आरएनए वायरस इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और परंतु इसको अब हमने होम ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में भी इंक्लूड किया है करके, ताकि प्राइमरीली जो है आइवरमेक्टिन को हम इनिशियल फ्यू डेज में हम यूज करते हैं, ताकि बेसिकली वो काफी फायदेमंद साबित होती करके। और इसको हम इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है बूस्टअप हो जाए करके। तो ये आइवरमेक्टिन जो है अभी तक तो कारगर साबित हो रही है करके, और इसको हमने आइसोलेशन की गाइडलाइंस में भी इंक्लूड किया, और हमने ये भी रिकमेंड किया कि इसको, क्योंकि ये सेफ ड्रग है फेयरली, तो इसलिए इसके इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है। और जैसे कि आपने खुद भी बताया कि प्राइमरीली इसको कई लोग प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि इसका बहुत ज्यादा हमें बहुत ही इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो। कई लोग पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस ड्रग का बेसिकली जो है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये मैं जरूर कहती हूँ। लेकिन डॉक्टर FDA अमेरिका में कहते हैं कि मत इस्तेमाल कीजिए, यूरोप में EMA कह रहा है मत इस्तेमाल कीजिए, ICMR ने भी पिछले साल अक्टूबर में इसको अपने प्रोटोकॉल से निकाल दिया, नेशनल प्रोटोकॉल से। तो क्या फिर अब वक्त आ गया है कि हम अपने प्रोटोकॉल को रिव्यू करें? क्योंकि अगर हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर्स को लग रहा है कि ये काम कर रही है, और FDA और EMA की बात का क्या होगा? नहीं, अभी जो है 5 मई को गाइडलाइंस आई हैं करके, दोबारा से अभी रिव्यू हुई है, तो उसमें आइवरमेक्टिन को डाला गया है करके। तो ये अभी वो पिछले साल की गाइडलाइंस हमारी एवरी बहुत रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज हो रही है, तो इसलिए हमें अभी नई गाइडलाइंस की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा करके। ठीक है, चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर आपका। तो आपने डॉक्टर गर्ग को सुना। आइवरमेक्टिन इस दवा को लेकर के आजकल सुर्खियां काफी बन रही हैं। ऐसे में हमने डॉक्टर फहीम यूनुस से भी बात की, जो कि मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका से हमें बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जी, मेरी तो कोशिश यही होती है कि वही कहूं जो साइंस कहती है। आइवरमेक्टिन का कोई प्रूवन रोल नहीं है कोविड से बचाव में या कोविड से इलाज के लिए। ना इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने इसको इंडोर्स किया है, ना WHO ने, ना CDC ने। हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि जो रियल हैं, जिनका फायदा है। चंद मिनट पहले आप पूछ रही थी ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस मोस्ट लाइकली स्टेरॉइड्स के गलत इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। आइवरमेक्टिन के गलत इस्तेमाल से कोविड को तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि महीने के बाद हम बात कर रहे हो कोई किसी ऐसे साइड इफेक्ट की जो आइवरमेक्टिन की वजह से हो गया। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई लार्ज सोसाइटी इसके हक में नहीं है और कोई प्रूवन साइंस नहीं है कि इससे फायदा होता है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर गर्ग और शुक्रिया डॉक्टर यूनुस आप का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतना साफ है कि इस दवा को लेकर के सब अलग अलग राय रखते हैं। अब वक्त के साथ ही पता चलेगा ये कितनी कारगर होती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज नर्सेस डे है और हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ नर्सेस और वो बताएंगी कि कितना मुश्किल होता है इस काम को महामारी के दौर पर करना, लेकिन उन्हें क्या है जो इंस्पायर करता है। हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अभी अंजू वर्गीस जुड़ गई हैं, कुछ वक्त के बाद उनसे बात भी करेंगे। आज हम कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहे हैं नर्सेस डे के मौके पर। हमारे साथ अंजू वर्गीस जुड़ गई हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं LNJP अस्पताल की, और शिल्पा MS जुड़ गई जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं एम्स दिल्ली की। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजू जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आखिर क्या मोटिवेट करता है आपको अपनी जान को खतरे में डालकर जाकर लोगों की सेवा करने के लिए? आपको डर नहीं लगता जब आप जाते हैं कोविड वार्ड के अंदर, और खासकर अब जबकि कह रही हैं और संक्रामक हो गया है? देखिए, मैं खुद पॉजिटिव हूँ अभी। मैंने 30 तारीख को अपना टेस्ट कराया और मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई। उससे 2 दिन पहले से ही मुझे सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे और मैं अपनी फैमिली में अप डाउन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने फैमिली को भी एक्सपोज किया है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हुए हैं मेरे थ्रू। पर मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि कोविड होने से पेशेंट
नहीं बचेगा। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंटल स्ट्रेस के कारण कि वो मेंटली इतने थक चुके होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए शायद वो गिव अप कर देते हैं। बाकी मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो डायलिसिस पे है, या फिर उनको लिवर या किडनी की प्रॉब्लम है, जो कि कोविड के साथ मिलकर उनको जानलेवा बना देती है, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक होकर अपने घर डिस्चार्ज होके गए हैं। तो ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है कहीं ना कहीं। मैं पिछले 1 साल से कोविड आईसीयू में काम कर रही हूँ, जब स्टार्टिंग में जमातीज आए थे उस टाइम से मरकज के जो पेशेंट्स आए थे तब से मैं कोविड आईसीयू में काम कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में तो बहुत पैनिक सिचुएशन था, हमें भी समझ नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आया कि हाँ, अगर टाइमली पेशेंट हमारे पास पहुंचे, हॉस्पिटलाइज हो, तो जान बचाई जा सकती है। जैसे हर डिजीज में होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर टाइम रहते प्रॉब्लम अगर डील की जाती है तो कोविड का भी इलाज है। जी शिल्पा जी, जो बेबसी हम लोग महसूस करते हैं जब देखते हैं कि लोगों को रूम नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, आईसीयू नहीं मिल रहा, तो आप लोगों के लिए तो बेबसी और ज्यादा हो जाती होगी, क्योंकि चाहते हुए भी आप लोग, क्योंकि आपका काम ही सेवा है, लेकिन आप नहीं सेवा कर पाते, तब कैसे उस बेबसी को आप लोग काउंटर करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी जो रीसेंट सेकंड कोविड आया था, सेकंड वेव आया था, तब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को इसका जो सिवियरिटी पता नहीं था। तो जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो तब इतना ज्यादा केसेस हो गया था। तब ये बेड का इश्यूज, ऑक्सीजन का इश्यूज सब कुछ आया था। लेकिन मेरा कहने का ये है कि जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो अच्छी तरह से फॉलो करो, और अननेसेसरी ट्रैवलिंग और अननेसेसरी ये जो पार्टीज वगैरह हम अटेंड करते हैं, और ये सब अवॉइड करो, और जो गवर्नमेंट बोलते हैं वो अच्छी तरह से हम फॉलो कर रहे, तो हमारा जो ये जो स्पाइक होता है, इतना ज्यादा मरीज आता है, तो इसका जो काउंटिंग हम कम कर सकता है। तो इसलिए इतना प्रॉब्लम आया था, ऑक्सीजन का जो बेड का इश्यू सब कुछ आया था। लेकिन अभी बहुत सारे कंट्रोल हो गया है। अभी जो ये लॉकडाउन के वजह से भी बहुत सारा कंट्रोल हो गया है, इसलिए अभी इतना इश्यूज नहीं आ रहे। बिल्कुल, आप दोनों को हमारा सलाम, एनडीटीवी का सलाम। आप जो कर रहे हैं वो देश की सेवा है, और हम उम्मीद करते हैं आप दोनों स्वस्थ रहें। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। इन्हीं 2 कोरोना वॉरियर्स के साथ मुलाकात के साथ हम खत्म करते हैं आज के एपिसोड को। लेकिन याद रहे, डबल मास्क आपने पहनना है, और दूरी बनाए रखनी है, और साफ सफाई रखनी है। नमस्कार।